लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं यानी कि जो बच्चे होते हैं, जो शिष्य होते हैं, उनको जो टीचर होते हैं वो जो जितनी भी ऑर्थोडॉक्स टीचिंग है, मतलब जितनी भी पुरातन शिक्षाएं हैं जो अभी तक आ रही हैं फैक्ट और फिगर्स के साथ, उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी तक आपको जो नोट्स प्रोवाइड करी और जितना भी अभी तक समझाया आप लोग को, वो इसी तरीके से समझाया है। इसीलिए चीजें लग रही है जैसे बहुत तेजी से जा रही है ना। होता है, क्या करोगे। फिर जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, तो आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये मॉरिसन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या बताया कि सर देखो सही है, आप अगर जो स्टडी दे रहे हो, पढ़ा रहे हो लोगों को, ठीक है, लोगों को पढ़ा रहे हो, लोगों को समझा रहे हो, चीजों को नई चीजें बता रहे हो, तो उसमें पुराने जो फैक्ट्स हैं वो तो आप लेकर के आ रहे हो, लेकिन उन फैक्ट्स का समझ में आना जरूरी है। ठीक है। तीन स्तर होते हैं सीखने के, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण में क्या होता है, पहले लेवल में हम सुनने पे ध्यान देते हैं, हम लोग नॉलेज को ग्रैब करते हैं किताब से, कॉपी से, टीचर से, कोचिंग से, यूट्यूब से, ऑनलाइन सोर्सेज से, ऑफलाइन सोर्सेज से नॉलेज को हम लोग गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं श्रवण में। मनन में क्या करते हैं, जो चीज हमने इकट्ठा कर रखी है उसके ऊपर चिंतन करते हैं, जो भी सारी चीजें हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है, हर चीज के पीछे क्यों, जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सीखने के लिए। दो चीजें यूपीएससी के एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। पहली चीज है क्या, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या होता है, जिज्ञासा, किसी भी चीज को सीखने की ललक, ये आपको बहुत काम आने वाली है। दूसरी चीज क्या काम आने वाली है, प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसको व्यवहारिक तौर पे आप अपने पर्सनैलिटी में डाल रहे हो। ठीक है। जैसे कि आपने अभी बुक में नई नई चीजें ट्रैफिक सिग्नल के बारे में पढ़ा कि हमें रोड के हमेशा बाएं ओर चलना चाहिए, आपने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। लाल बत्ती पे आपको रुक जाना है, हेलमेट लगा के चलना है। एक आपने नियम जाना और एक आप नियम निभाने लगे, समझ रहे हैं। तो मैच्योरिटी होता है जब नॉलेज एक्शन में कन्वर्ट होता है। तो अभी तक हम लोग जो तरीका अपनाते आ रहे थे वो क्या था, रोड लेवल का था। जितनी भी ट्रेडिशनल चीजें थी, नोट मेकिंग के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग एक दूसरे से समझ रहे थे। अब जो हम लोग तरीका अपनाएंगे वो होगा क्या, अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि टॉपिक्स बहुत ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। जब आप ये लेवल पार कर लोगे तब जाकर रिफ्लेक्शन पे पहुंचोगे। इसमें क्या होगा, आप स्वयं ही अध्ययन करोगे टॉपिक्स का और स्वयं ही सुझाव दोगे, किसे, मुझे। ठीक है। आप अपनी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे कि हर टॉपिक के अंतर्गत आप कुछ न कुछ दोगे। संविधान है हमारा, संविधान जब शुरू में बना था तो क्या संशोधन हुआ था, नहीं। हमें ऐसा लगा कि परिपूर्ण है, परिस्थितियों के हिसाब से जितने भी चैलेंजेस हमारे पास आएंगे उनको फेस करने के लिए जो हमारा संविधान है वो परिपूर्ण है। लेकिन समय समय के बाद जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी, उदारीकरण हुआ, वैश्वीकरण हुआ, चीजें क्या हुआ, आपस में एक दूसरे से कोरिलेट हुआ, अर्थव्यवस्थाएं आपस में तुलना करने लगी। ठीक है। जैसे ही ये तुलना आया तो प्रतिस्पर्धा आई, कंपटीशन आया। इसमें हमने क्या जाना कि नहीं, संविधान में भी संशोधन करने की आवश्यकता है। ठीक है। बहुत सारे संशोधन हुए, लगभग 101 संशोधन हो गए। 101वां तो खुद अपना जीएसटी नहीं है, 105 हो गया, 101वां अपना जीएसटी नहीं है, 101 तक तो हम लोग ऐसे ही देख लिए थे, समझ रहे हैं आप। तो इतना सा समय समय के हिसाब से संशोधन होना जरूरी है। तो हम लोग पढ़ाई की प्रक्रिया में थोड़ा सा संशोधन करेंगे। सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये चार निकाय के बीच में होती है क्या, सरकार, बैंक, आरबीआई, जनता। ये सरकार है, एक ऐसी संस्था जिसको हम लोगों ने चुनाव के द्वारा चुना है, इसलिए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके, जनता का आर्थिक कल्याण कर सके, जितनी भी आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी नीतियां हो उसका निर्माण कर सके। ठीक है। लोक वित्त में हम लोगों ने बहुत भली भांति से इस चीजों से परिचय हो गए थे कि सरकार की प्राप्तियां क्या हैं, खर्चे क्या हैं, किस तरीके से वो जनता का आर्थिक कल्याण करती है अपनी मौद्रिक नीतियों के द्वारा और राजकोषीय नीतियों के द्वारा।
तो मौद्रिक नीतियों की हम लोग जब भी बात करते हैं तो सरकार ने विशेष तौर पे एक संस्था रखी है जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सरकार के लिए बैंक का काम करती है, सरकार के लिए बैंक का काम करती है। क्या होता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विभिन्न विभिन्न प्रकार के दर और अनुपातों का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए करते हैं? इसी सरकार के लिए, ठीक है ना। सरकार ने एक संस्था रखी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करने के लिए और इसको रेगुलेट करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो जब भी आप बैंक की और जनता की बात करते हो और दरों की बात करते हो, रेट्स की बात करते हो, रेट्स को आप दो भागों में विभाजित कर सकते हो। एक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों पे लगाती है, ठीक है, वो दर, और दूसरे दर जो बैंक उपभोक्ताओं पे लगाते हैं। ठीक है, कंज्यूमर के ऊपर लगाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो रेट होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक पे लगाती है, उसमें सबसे पहले आता है बैंक रेट या फिर बैंक दर। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है रेपो रेट, रेपो दर। फिर है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही। और एक दर है जिसको हम लोग कहते हैं MSF रेट, ठीक है। जब हम बैंक से उपभोक्ताओं की बात करते हैं, BPLR, MCLR, बेस रेट, टीजर रेट, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक क्या जाना, सरकार की आर्थिक व्यवस्थाओं को मेंटेन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विभिन्न प्रकार की मौद्रिक नीतियों को लेकर के आती है। इन मौद्रिक नीतियों के अंतर्गत क्या कंट्रोल किया जाता है? कैश फ्लो, ठीक है ना, शाखा सृजन, क्रेडिट क्रिएशन, इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये देखती है कि अर्थव्यवस्था में जितनी तरलता का होना आवश्यक है उतनी तरलता बैंकों के पास अवेलेबल है कि नहीं। कहीं दर का अनुपात इस तरीके से बैंक तो नहीं लगा रहे हैं कि जनता का शोषण हो रहा है, आपस में बैंकों में प्रतिस्पर्धा बराबर है, कंपटीशन बराबर है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बेसिकली ये सारे काम है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या का काम है? कैश प्रिंट करता है, ठीक है, कैश प्रिंट करता है, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट का बैंक है। उसके बाद क्या? क्रेडिट और मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीतियां हर 2 महीने पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। फॉरेन करेंसी रिजर्व, अभी फॉरेक्स से रिलेटेड क्या न्यूज है? अब पिछले 2 सालों में सबसे कम लेवल पे हमारा फॉरेक्स रिजर्व आ गया है ना, 560 के अराउंड, 553 यूएस डॉलर्स के अकॉर्डिंग, 8 बिलियन से, ठीक है, पिछले हफ्ते 8 बिलियन था, इस समय 553 यूएस डॉलर के ऊपर आ गया है। और क्या है न्यूज में एक और चीज क्या थी? रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। 7% तक पहुंच गई है। तो जब दर और अनुपात की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले किस्म का जो दर होता है वो है बैंक दर, बैंक रेट। ये एक इस प्रकार का दर है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकों से चार्ज किया जाता है पुनर्कटौती दर के आधार पे, ठीक है। क्या होता है? जब भी कॉमर्शियल बिल क्या होता है? कॉमर्शियल बिल वो होते हैं जिनका हम इस्तेमाल क्या करते हैं? आयात निर्यात के लिए करते हैं, वस्तुओं एवं मुद्रा के, ठीक है ना। जब भी हमें वस्तु या फिर मुद्रा एक्सचेंज करना रहता है तो उसके बदले में हम कॉमर्शियल बिल का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी कॉमर्शियल बिल क्या होता है? फर्स्ट कैटेगरी कॉमर्शियल बिल वो होते हैं
जिनको क्या होता है, जैसे कॉमर्शियल बिल है, समझते हैं इस चीज को पहले, ये समझ में आया? ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं और एक एक करके समझते हैं सारे दैव और अंतभागों को। अभी समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत? मेन बात है ना कि हफ्ते में यार 2 क्लास रहती है, सिलेबस है तुम लोग का इतना सारा, तो मैं सोचता हूँ 1.5 घंटे में कितना तुम लोग को दे दूँ। ठीक है, एक कहानी वहानी तो यार स्पेसिफिक मैं कभी भी सुना सकता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब जाननी चाहिए आप लोग को। यूपीएससी के मतलब जर्नी में काफी चीजें मतलब मैंने सीखी हैं। माइंड, बॉडी, स्पिरिट, इन तीनों को अलग आयाम में आप तोड़िए। ठीक है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दुनिया को समझिए। ठीक है, एथिक्स वगैरह की बुक उठाइए, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, किसी चीज को देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए, माइंडसेट कैसा होना चाहिए यूपीएससी। क्योंकि यार छोटी मोटी जॉब नहीं करने जा रहे हो आप, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने जा रहे हो, 200, 400, 500 करोड़ संभालना है आपको। समझ गए? अगर जो ये सपना देख करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने जा रहे हो कि नीली बत्ती मिलेगी, भौकाल मिलेगा, पैसे मिलेंगे, ये वो मिलेंगे, तो यार बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। मोटिवेशन ना कभी भी एक्सट्रिंसिक नहीं होनी चाहिए कि मतलब वही देख रहे हो संदीप माहेश्वरी या फिर किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है, बता रहा हूँ, अभी मोटिवेशन वीडियो देख रहे हो, तुरंत तुम बैठोगे क्या कि आज तो मैं पढ़ के ही मतलब खत्म कर दूंगा मैं आज सारी चीजें एकदम। 1 घंटे बैठे, 90 मिनट का स्लॉट होता है हमारे ब्रेन का, ठीक है ना, न्यूरॉन्स जब बिल्डअप होते हैं हमारे ब्रेन में 90 मिनट का स्लॉट होता है, 90 मिनट में हम थक से जाते हैं। अब अभी तो हम वीडियो देखे हैं जो उसमें पढ़ेंगे और तो बाकी 1.5-2 घंटे हम कंटिन्यू कर देते हैं, हमारा ब्रेन जो होता है एग्जॉस्ट हो जाता है। तो पढ़ने के टेक्निक्स पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज क्या, इस कंपटीशन में ऑलरेडी समझ जाओ कि आधी जनसंख्या लगी हुई है। आजकल फैशन सा हो गया है, क्या करने जा रहे हो भैया, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत कार मेंटेन रहेगा, समझ रहे हो? लेकिन मैं बता रहा हूँ 3 से 4 साल बाद ये सबसे बड़ा सिर दर्द होने वाला है। ठीक है ना जी? कलेक्टर यार देखो, कलेक्टर के लिए ना बहुआयामी सोच होनी चाहिए हमेशा, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो उसके बारे में, सबसे पहले जो हम लोग रेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है बैंक रेट, यानी कि बैंक दर। बैंक रेट के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये चार्ज करती है किससे? बैंक से। बैंक से कब चार्ज करती है? जब बैंक उसके पास फर्स्ट कैटेगरी कॉमर्शियल बिल लेके जाता है तब। जब भी बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फर्स्ट कैटेगरी कॉमर्शियल बिल लेकर के जाएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर रेट ऑफ रीडिस्काउंटिंग लगाएगा कौन? रेट ऑफ रीडिस्काउंटिंग, पुनर्कटौती दर, या इसको लोकल लैंग्वेज में बट्टा भी बोलते हैं। ठीक है, तो रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों से चार्ज किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी कॉमर्शियल बिल क्या होता है, अब किसको समझते हैं? कॉमर्शियल बिल जो होता है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? गुड्स यानी कि वस्तु और मनी, ठीक है, यानी कि मुद्रा के ट्रांजैक्शन पे। लेन देन पे, ठीक है। सपोज दैट मैं रजत मिशाल, ठीक है, मैं क्या किया, एक कॉमर्शियल बिल लॉन्च किया 100 रुपए का, ठीक है, इसकी कार्य अवधि हुई 1 ईयर। अब ये क्या है, मैंने क्यों लॉन्च किया? सपोज दैट मैं एक बहुत ही बढ़िया व्यापारी हूँ, मुझे मार्केट में जाना है, मुझे क्या चाहिए? मुद्रा चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, तरलता चाहिए। किस चीज के लिए? अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए। मैं क्या करूंगा? कॉमर्शियल बिल लेकर के जाऊंगा मार्केट में कि देखो मेरा 100 रुपए का कॉमर्शियल बिल है, 1 साल तक के लिए, कुछ टर्म, कुछ समय अवधि के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता है, जो भी व्यक्ति इसमें इंटरेस्टेड हो मुझे पैसे दे सकता है। सिंपली हमने क्या किया, स्टाम्प बनाया कि मैं फला व्यक्ति से 5 लाख या 10 लाख ले रहा हूँ कॉमर्शियल बिल के फॉर्म में, लिया, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, साल भर बाद प्रॉफिट कमाया, उसका पैसा वापस कर दिया, प्रॉफिट अपने पास रख लिया। समझ रहे हो कॉमर्शियल बिल का रोल? ठीक है, अभी तक। अब इन्हीं कॉमर्शियल बिल पे अगर जो कोई बैंक गारंटी दे देता है, यही बन जाता है क्या? फर्स्ट कैटेगरी कॉमर्शियल बिल।
किसी भी साधारण बिल पे, कॉमर्शियल बिल पे, वाणिज्यिक बिल पे क्या होता है, जब भी कोई बैंक गारंटी लेती है, पीएनबी एज एग्जांपल लिया हूं मैं, कोई भी बैंक हो सकता है, जब उसके ऊपर गारंटी लेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट कैटेगरी कॉमर्शियल बिल। यही फर्स्ट कैटेगरी कॉमर्शियल बिल जब ये लेकर के जाता है बैंक किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, तो इससे ये रेट ऑफ रीडिस्काउंटिंग काटा जाता है। क्यों कि ये परिस्थिति कब पड़ती है, जब बैंक के पास तरलता की कमी आ जाती है। ठीक है, जब तरलता की कमी आएगी तो फिर क्या, इसको पेनाल्टी के फॉर्म में लगाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पेनाल्टी की, आपके पास इतना तरलता का स्तर होना चाहिए, आज आपके पास नहीं है, इसीलिए ऐसी स्थिति बन गई है कि आपको बैंक रेट पे, रेट ऑफ रीडिस्काउंटिंग पे अपने कॉमर्शियल बिल को रीपरचेज करना पड़ रहा है, वापस देना पड़ रहा है, समझ रहे हो आप? तो पुनर्कटौती दर लगती है उसके ऊपर। एक उदाहरण के थ्रू हम लोग समझते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? बहुत अच्छी बात है। सपोज दैट ये कॉमर्शियल बिल है, दाम हम लोग 100 रुपये रख देते हैं, मिस्टर ए है, 1 साल तक के लिए ये बिल बना रहे हैं, इसका गारंटर कौन है, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, इसी कॉमर्शियल बिल को मिस्टर ए जो है वो इस्तेमाल कर रहा है मिस्टर बी से सामान या फिर पैसे लेने के लिए। ठीक है, मिस्टर ए इस्तेमाल कर रहा है किस लिए, सामान और पैसे को लेने के लिए। हो गया, बता दूं? चलिए ठीक है, मुझे लगा काफी जरूरी बातें हो रही हैं, पहले हो जाने दो उसके बाद। चलिए देखते हैं, मिस्टर ए है, मान लीजिए इसको बाजार से क्या चाहिए, पैसे चाहिए और वस्तु चाहिए। इसके लिए क्या करेगा, कॉमर्शियल बिल तैयार करेगा। कॉमर्शियल बिल तैयार करेगा, कहेगा देखो मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है या फिर इतने मुद्रा की आवश्यकता है और इतने अंतराल के लिए, लगभग 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए मुझे ये क्या करो तुम उधार के तौर पे दे दो, बदले में मैं तुमको कॉमर्शियल बिल दे रहा हूँ। ठीक है, कॉमर्शियल बिल उसके पास क्या हो गया, प्रमाण हो गया कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे इतने पैसे लिया है। अब क्या हुआ, मान लीजिए मिस्टर ए की क्रेडिट इतनी अच्छी नहीं है कि वो मार्केट में उसको कोई भी पैसा देने के लिए तैयार है। वो गया किसी बैंक के पास, कहा सर देखो मेरे पास गजब का ऑफर है, ऐसा ऑफर है कि सिर्फ मैं ही नहीं आप भी फायदा कमा सकते हो। ठीक है, बैंक यार हर जगह प्रॉफिट ढूंढती है। ठीक है, प्रॉफिट के ही चक्कर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया कि देखिए कहीं बैंक कहीं शोषण न करने लगे आर्थिक कल्याण करते करते जनता का। समझ रहे हो आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रेगुलेटर बना करके रखा जाता है बैंकिंग सिस्टम का, बैंकिंग अर्थव्यवस्था का। क्या होता है, मान लीजिए मिस्टर ए को गुड्स की जरूरत है, ये मिस्टर बी से लेगा। यहाँ पे मिस्टर ए क्या करेगा, पंजाब नेशनल बैंक के पास गया, पंजाब नेशनल बैंक के पास अपने आइडियाज बताया कि इतने मुद्रा की, इतने वस्तुओं की हमें आवश्यकता है, आप मेरा गारंटर बन जाए।
ठीक है। आप मेरा गारंटर बनोगे तो जैसे ही मैं इस मुद्रा का इस्तेमाल अपने बिजनेस में या फिर अपने प्रॉफिट के लिए करूंगा तो मैं क्या करूंगा, आपको उसमें से प्रॉफिट शेयर करूंगा। अब क्या पंजाब नेशनल बैंक देख रहा है कि मुझको यहाँ पे पैसे नहीं लगाने हैं, सिर्फ मैं गारंटर बन रहा हूँ और प्रॉफिट कमा रहा हूँ। फायदा है कहीं ना कहीं बैंक का। बैंक चालाकी करेगी अपनी तरलता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बैंक क्या किया, यहाँ पे गारंटर बन गया कि मिस्टर ए क्या किया, मिस्टर बी से 100 रुपए का सामान ले लिया, मिस्टर बी को ये बॉन्ड दे दिया। मिस्टर बी 5-6 महीने बैठे रहे, इंतजार किए, कह रहे हैं कि यार ये कहाँ चला गया, सामान लेके चला गया, पैसे तो दे ही नहीं रहा है, लगता है गायब हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में मिस्टर बी क्या करेंगे, मिस्टर बी जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जहाँ पे उनका खाता होगा। कहा सर देखो मेरे पास ये कॉमर्शियल बिल पड़ा हुआ है, इसको आप रखो और मुझे जो भी आपकी कटौती दर है उसमें से काट करके जो मूल राशि है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो मुझे दे दीजिए। अब 100 रुपए इस व्यक्ति ने लगाया था, लेकिन पूर्णतः नुकसान इसे नहीं हुआ। कितना नुकसान हुआ, मात्र 7% का, ठीक है। अब ये कॉमर्शियल बिल की शेयरिंग किसके बीच में हो रही है, बैंक और कस्टमर, तो बैंक और कस्टमर के बीच में हो रही है। अब क्या होता है, जब इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर किसी भी बैंक के पास जब ये फर्स्ट कैटेगरी कॉमर्शियल मिल जाएगा, अब ये बैंक देखेगा कि मेरा पैसा यहाँ पे 93 रुपए फंसा हुआ है और इसको निकालना है मुझे, तो ये कहाँ पे जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस कॉमर्शियल बिल के मध्य में जितना रेट ऑफ डिस्काउंटिंग यानी कि पुनर्कटौती दर जो होगा उसको रिड्यूस करके, उसको घटा करके उसे वापस कर देगा। इस बैंक को 0.5 रुपीज का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। नुकसान यहाँ पे किसको होगा, जो यहाँ पे गारंटर है। ये सारा भार कौन वहन करेगा, वही बैंक, एज ए पेनल्टी के फॉर्म में। समझ रहे हो आप, क्लियर है। इसी को हम लोग क्या बोले हैं, बैंक दर। अब ये मिस्टर ए को नीरव मोदी मांगे, क्लियर है केस, ठीक है। देखिए यहीं पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आ जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बैंक का लोन लेकर के ऋण लेकर के 90 दिन तक बिना किसी पेमेंट या फिर बिना किसी एक्सचेंज के रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। ऐसा एसेट, ऐसी संपत्ति बैंक की जो अभी परफॉर्म नहीं कर रही है। सपोज दैट मैं बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने 5 लाख का आपको लोन दिया, आप लोन लिए और लेकर के निकल लिए, तो नुकसान कौन झेलेगा, मैं ही झेलूंगा यार, ठीक है। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो किसके बेसिस पे करते हैं, रिस्क के बेसिस पे करते हैं। तो रिस्क हर चीज में रहता है, समझ रहे हो। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या आ गया, कॉमर्शियल बिल आ गया। अब ये इसका इस्तेमाल कब करेगी, खुले बाजारों की नीतियों के अंतर्गत। वहां पे क्या करेगी, जब देखिए कि मार्केट में अधिक पैसा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक बहुत ज्यादा पैसा छाप लिया है, उसे वापस लेना है, तो क्या करेगा, ये कॉमर्शियल बिल उसको बेच देगा और पैसे अपने पास ले लेगा, तरलता को मेंटेन कर देगा। तो कोई दिक्कत, अब समझ में आया, अभी नहीं समझ में आया कि इसका ये बर्डन कौन लेगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, एक बार और ध्यान से सुनिएगा। सपोज दैट मिस्टर ए है या फिर नीरव मोदी है, वो गया किसके पास, पंजाब नेशनल बैंक के पास, कि आप मेरे कॉमर्शियल बिल पे गारंटर बन जाओ। यहाँ पे गारंटी कौन लिया, पंजाब नेशनल बैंक। अब ये मिस्टर बी है जिसने इसको सामान दिया था, उसके पास ये बिल बचा, ये बिल लेकर के जाएगा किसके पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। अब ये जो मिस्टर बी है जो 100 रुपए दिया था इसको, ये तो उसका रिस्क ही है ना, ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, निवेश कर रहा है कहीं ना। अब कोई भी एफडीआई या फिर एफपीआई आपके मार्केट में निवेश करती है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट ही कमाए। अब मान लीजिए एप्पल यहाँ पे अपनी प्लांट सेटअप किया, इंडिया वालों का मूड बदल गया कि अब से हम एप्पल का फोन ही नहीं चलाएंगे। एप्पल का प्लांट सेटअप करने का कोई फायदा हुआ, उसे फायदा होगा कहीं से भी बिजनेस का नहीं होगा, ठीक है ना। तो मार्केट में रिस्क होता है, ठीक है। तो ये रिस्क बियरिंग कौन कर रहा है, यहाँ पे रिस्क पंजाब नेशनल बैंक भी ले रहा है और कौन ले रहा है, बी भी ले रहा है, नीरव मोदी सर। ये देखा, ये बंदा ना चालाक टाइप का है, ये क्या करेगा, इसको पैसे दो, ये पैसे से पैसा बनाएगा। दोनों लालच में आ गए, पंजाब नेशनल बैंक और मिस्टर बी दोनों, जो लालच में आएगा वो रिस्क उठाएगा, ठीक है ना, जहां पे व्यर्थ व्यवस्था में। अब पीएनबी यहाँ पे गारंटर के तौर पे फंसा और ये व्यक्ति किस तौर पे, ये स्वयं वो तो पूरा सामान ही दिया है। अब रेट ऑफ रीडिस्काउंटिंग इसको लगेगा कम से कम इसके सामान का लागत मूल्य तो मिल जाएगा, समझ रहे हो आप। तो जो नुकसान इसको 100 रुपए का होना था, अब कितने का हो रहा है, मात्र 7 या 8 रुपए का, तो बंदा झेल लेगा, समझ रहे हो आप। वो
संभाल लेगा। जैसे ही ये यहाँ पे गया, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे फंस गया, ये बंदा तो यहाँ स्टेट बैंक इंडिया के साथ ट्रेड कर लिया, भैया तुम हमारे बैंक को, मेरे पास बिल पड़ा, हमें पैसा दो, उसे पैसा मिल गया, फंसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी अपना पल्ला झाड़ेगा। ये गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, सर देखो मेरे पास इतने सारे बिल्स आए हैं, अब एक काम करो, आप बिल्स के बदले में मुझे रेट ऑफ डिस्काउंटिंग के ऊपर जितने पैसे मेरे बन रहे हैं मुझे वापस कर दो। अब 100 रुपए तो इसका भी रिस्क पे है, ठीक है, इसको कितना मिल गया? अब ये क्या, यहाँ पे 93 रुपए दिया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दर बैंक के दर से कम होता है, तो यहाँ पे ये बैंक फायदा भी कमा लेगा। समझ रहे हो? ये बैंक फायदा। अब कौन अंतिम में फंसा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई और पीएनबी के बीच में बात की, यहाँ भैया इधर आओ, देखो किसको लोन बांटे थे, भाग गया, ठीक है, भाग गया, तुम्हारी बारी है, तुम क्या करोगे? तुम जमा करोगे। जितना भी होगा रेट डिस्काउंटिंग, जितना भी बर्डन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया रहेगा वो इस बैंक से पुनः एब्सॉर्ब किया जाएगा। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक के ऊपर चार्ज कर रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक दर। ठीक है, समझ में आया? अगला जो दर है वो है क्या? रेपो दर। ठीक है ना, रेपो रेट है। रेपो दर। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। ये एक प्रकार का दर है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे चार्ज किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किसे चार्ज किया जाता है? वाणिज्यिक बैंकों से, यानी कि कॉमर्शियल बैंकों से। ठीक है, ये जो ऋण लेने की प्रक्रिया होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, बहुत कम समय के लिए किया जाता है। ठीक है ना, ओवरनाइट के लिए, 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 महीने तक के अंतराल के लिए। जैसे जो कंपनी इमरजेंसी वाले सिस्टम में ये लेके आती है। क्या हुआ था इसमें? कॉमर्शियल बैंक जो होता है, यानी कि वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं, कॉमर्शियल बिल जो होते हैं, जो क्या देते हैं? सरकारी प्रतिभूतियां। बदले में इनको क्या मिलता है? हुआ क्या था, देखिए इसके पीछे स्टोरी क्या है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का इसको इस्तेमाल करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाजार को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है ना, जब भी मार्केट में एक्सेस कैश फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना, मुद्रा का प्रवाह बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इन दरों का इस्तेमाल करेगी। सन 2000 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई चीज इजाद की जिसको कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है ना, सन 2000 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस आइडिया के साथ हमारे यहाँ इसके अंतर्गत क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत ठीक है, कैश फ्लो, मुद्रा प्रवाह, एवरेज लिक्विडिटी रिक्वायर्ड। मुझे हिंदी में भी तो लिखाना पड़ेगा यार। समय और कैश फ्लो यानी मुद्रा प्रवाह के बीच में ये ग्राफ है। ठीक है ना,
रिवर्स रेपो दर। चलिए अब इसको समझते हैं। सन 2000 में क्या हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी लेके आई। इसने कहा कि जब भी हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा प्रवाह ज्यादा हो जाएगा, जब भी कैश फ्लो इकोनॉमी में ज्यादा हो जाती है ना, तो क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा पैसा होने की वजह से ना लोगों के पास पैसा अधिक होता है और वस्तुएं कम होती है, ठीक है ना, जिनके ऊपर आप निवेश कर सको, खर्च कर सको। ऐसे में क्या होता है ना, स्थिति अर्थव्यवस्था की बिगड़ सकती है। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रा स्फीति होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो सकती है। और जब ऐसा होता है कि बहुत कम होता है कैश फ्लो, तो ऐसे में मांग की कमी आएगी। मांग की कमी आएगी तो उत्पादन में कमी आएगी। उत्पादन में कमी आएगी तो लोगों का आर्थिक आय कम होगा। जब लोगों का आर्थिक आय कम होगा तो आर्थिक कल्याण में ऑटोमेटिकली गिरावट देखी जाएगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्पेशली इसी चीज के लिए रखा गया है कि आप देखो कि हमारे अर्थव्यवस्था में प्रचुर मात्रा में करेंसी है कि नहीं, ठीक है। बेसल अकॉर्ड होता है, बेसल अकॉर्ड होता है, बेसल का प्रस्तावना, बेसल 1, 2, 3 नॉर्म्स निकले हैं। इसमें बैंकिंग रेगुलेशंस के ऊपर स्विट्जरलैंड के अंतर्गत, ठीक है, समिति ने क्या की थी, रिकमेंडेशन दी थी कि आपको बैंक को कुछ मात्रा में तरलता रखना जरूरी है। अभी जब आगे आएगा बेसल अकॉर्ड तब उसमें हम लोग डिटेल रूप से समझेंगे। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है। भारतीय रिजर्व बैंक जब भी अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी की मात्रा कम हो जाती है तो वहां पे क्या रेपो दर लगाता है, जिससे तरलता वापस आती है, ठीक है ना। और जब भी तरलता की मात्रा बढ़ जाती है तो रिवर्स रेपो दर लगाती है। यहाँ पे क्या होता है, तरलता की मात्रा हमको इस लेवल पे मेंटेन करके रखना है, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत इन दोनों दरों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन दोनों दरों के अंतर्गत क्या होता है, जैसे देखिए ये कॉमर्शियल बैंक है, ये क्या करती है, सरकारी प्रतिभूतियां लेती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और इनसे क्या लेती है, उधार लेती है, ठीक है ना। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेती है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस शर्त पे लेती है कि वापस ये परचेज करेंगे, रीपरचेज करेंगे इन बॉन्ड्स को, ठीक है ना। जो भी बॉन्ड्स या फिर जो भी सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का आदान प्रदान होगा कॉमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत, ठीक है, इसको जैसे ही इसकी आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी, ये सरकारी बैंक क्या करेगा, ये वाणिज्यिक बैंक क्या करेगा, इसको वापस से खरीदेगा सरकारी प्रतिभूतियों को, ठीक है। तो ये सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन से क्या हम लोग करें, कैश फ्लो को मेंटेन करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, कैश फ्लो को मेंटेन करता है, मुद्रा के प्रवाह को। अब क्या होता है, इसमें दो तरह के केसेस बनते हैं, इसमें दो तरह के केसेस बनते हैं। इसमें कितना उधार ले सकती है एक बैंक, 1% ऑफ NDTL। ये मैं बताता हूं क्या होता है NDTL, इसको समझ लेते हैं पहले। NDTL नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। टाइम लायबिलिटी क्या होता है, ये जनता की जमाएं होती है। ये जमाएं लिखा हुआ, ठीक है ना।
देखिए एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। एक किसी निश्चित समय के अंतराल पे बैंक को जितनी आवश्यकता होती है देयताओं को रखने के लिए, जैसे कि एक बैंक है सपोज दैट पीएनबी है, वो टोटल 20 लाख का लोन बांट चुका है, तो इसको 20 लाख रुपए हमेशा मेंटेन रखने होंगे। सपोज दैट ये 20 लाख में ये क्या डिपॉजिट किया है, यानी कि जमा किया है। बैंक के लिए देयता क्या होते हैं, जो जनता का डिपॉजिट होता है, जो जनता पैसे जो बैंक के पास जमा कर रही है, वही बैंक के लिए क्या है, देयताएं हैं, उनको कभी ना कभी अदा करना है, ठीक है ना। तो ये उन्हीं देयताओं के बारे में बात कर रही है, क्या विशुद्ध मांग समय जमाएं, ठीक है ना। ये दो तरीके, एनडीटीएल जो होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी होती है, वो हर बैंक को अपना मेंटेन करना ही पड़ता है कि उतना पैसा आपको हमेशा रखना है। अगर जो आप किसी बिजनेस से बिलोंग करते हो, हर महीने आपको 50,000 रुपए तनख्वाह देनी है अपने जो आपके एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, तो आपको 50,000 रुपए हर महीने मेंटेन रखना पड़ेगा। तो वो आपकी लायबिलिटी है, नेट डिमांड लायबिलिटी, उसकी आवश्यकता आपको हर महीने होनी है। अगर जो आपके बैंक में 200 करोड़ रुपए जनता ने जमा कर दिया, तो 200 करोड़ रुपए आपके पास जमा होना चाहिए। यही नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी है जो उनके पास रहता है, बैंक के पास। ये दो भागों में होता है, एक होता है टाइम डिपॉजिट यानी कि समय जमा। फिक्स डिपॉजिट का नाम तो सब लोग सुने होंगे। फिक्स डिपॉजिट हम लोग कर देते हैं क्या, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 5 साल के लिए, एक निश्चित समय अवधि के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैसे को बैंक में डाल देते हैं। इससे क्या फायदा होता है, फिक्स डिपॉजिट का हमेशा इंटरेस्ट रेट अधिक रहता है, ठीक है। जो आप करेंट और सेविंग अकाउंट में पैसे डालते हो वो चलायमान होते हैं, आप अभी डाल रहे हो अभी निकाल सकते हो। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में जो आप पैसे डालोगे, सपोज दैट आज आपने 10 लाख निकाला, फिक्स डिपॉजिट किया आपने कितने साल के लिए, 10 से 15 साल के लिए। अब बैंक ये निश्चिंत है, ये पैसे मेरे पास 15 साल तक रहेंगे। उस 15 साल तक के पैसे के लिए वो कहीं भी निवेश कर सकता है, उसे अपना साख निर्माण करने के लिए यूज कर सकता है, क्रेडिट क्रिएशन के लिए वो बैंक, समझ रहे हो आप। तो ये क्या कर रही है बैंक की टाइम समय जमाए जो है वो बैंक्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। क्यों, ये इसको मेंटेन करने की हमेशा आवश्यकता नहीं है। वो निर्धारित समय पे यानी कि 10 साल बाद भी उतने पैसे बैंक के पास रहेंगे, तो वो सामने वाले को दे सकता है प्रॉफिट जोड़ करके। आप समझ रहे हो, हमने फिक्स डिपॉजिट लिया एक बंदे से कितना, 5 लाख रुपए, उसने कहा कि 5 साल बाद मैं इसके ऊपर 7% के इंटरेस्ट से लूंगा पैसे। बैंक बोले ठीक है, 5 साल के लिए क्या कि बैंक उठाई पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर IL&FS में डाल दी, IL&FS में निवेश की, वहां से इसको प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, वो 8 लाख बना ली, ठीक है। 5 लाख रुपए उसका प्रिंसिपल अमाउंट, 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट, 1.5 लाख उसका, 1.5 लाख हमारा। समझ रहे आप, बैंक प्रॉफिट कमाई। तो इन्हीं तरीके से बैंक क्या करती है, तरलता को बनाती है, साख का निर्माण करती है। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होती है, ये भी समय जमाए नहीं होती है, समय अंतराल पे ही होती है, ठीक है ना। ये सेम टाइप के ही लगभग होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए डिमांड डिपॉजिट में, आप मांग जमाए, ये क्या, इनकी मांग हमेशा जब बनी रहती है। बैंक जो ऋण दे रहा है, ठीक है ना, वो प्लस जनता द्वारा बैंक में जमा किया, जनता द्वारा बैंक में जमा किया जाता है 2 अकाउंट, कासा, ठीक है ना, करेंट अकाउंट और सेविंग। समझ रहे हो, करेंट और सेविंग अकाउंट में जितने भी पैसे डाले जाते हैं ये नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी के अंतर्गत आता है। एनडीटीएल समझ में आया, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, ये वो धनराशि है जो बैंक को हमेशा अपने पास रखना रहता है, क्योंकि वो आवश्यक है, वो कभी भी क्षतिपूर्ति के लिए काम आ सकते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो आप। आगे जब आप बढ़ोगे तो मैं बता रहा था क्या कि जो रेपो दर है ये वो इसी एनडीटीएल का 1% उधार केवल ले सकती है। शर्त क्या है, 1% का उधार मिलेगा एनडीटीएल का, एनडीटीएल का किस पे, रेपो दर पे। रेपो दर 2 आधार पे दिए जाते हैं,
एक होता है शॉर्ट टर्म रेपो, अल्पकाल के लिए, इसका इंटरेस्ट कितना होता है 0.25%। बेसिस रेट जो होता है 0.25% होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है लॉन्ग टर्म, जब आप अधिक समय अवधि के लिए लेते हो। ये लॉन्ग टर्म लगभग कितने दिन का हो सकता है? 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, ऐसे करके, ठीक है ना। हफ्ते के हिसाब से 28 दिन, ऐसे करके। इसका रेट कितना होता है बेसिस पॉइंट 0.75%। रेपो दर जो होता है बेसिकली 2 रेट्स में दिया जाता है। जब भी अल्पकाल के लिए दिया जाता है, यानी कि जब शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है, तो बेसिस पॉइंट कितना होगा, एक रेट निर्धारित होगी। इस समय ये रेट रेपो दर कितना है 6%। एक रात के लिए चार्ज कर रहा है तो उसको कितना पड़ेगा 6.25। अगर जो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है तो 6.75% का रेट उसे देना पड़ेगा। अगर जो रेपो दर के ऊपर उधार ले रहा है तो, ठीक है। इसके अंदर 2 केसेस बनते हैं, रेपो रेट के अंतर्गत 2 केसेस बनते हैं। पहला नंबर, एक क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा था कि मौद्रिक नीतियों में क्या मतलब रोल है, समझ लो ना कि ये कुछ ऐसे करके था, मौद्रिक घाटा क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और ये किस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौद्रिक नीतियों को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग CRR और SLR जब पढ़ेंगे, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, तो उसमें हमको पता चलेगा किस तरह से मौद्रिक नीतियों का इस्तेमाल रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है अर्थव्यवस्था के कैश फ्लो को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेपो दर के अंतर्गत पहला जो केस बनता है वो कुछ इस तरह बनता है। अगर जो रेपो रेट की स्तर को हम घटाते हैं, ठीक है, जैसे ही हम रेपो रेट के स्तर को घटाते हैं, हम लोग ये उम्मीद करते हैं जो कॉमर्शियल बैंक हैं, यानी कि वाणिज्यिक बैंक हैं, वो क्या लेंडिंग रेट, यानी उधार देने का दर घटाएंगे, ठीक है ना। ये हम उम्मीद करते हैं कि रेपो रेट अगर जो हम घटा रहे हैं तो यहाँ पे कॉमर्शियल बिल क्या करेगा, लेंडिंग रेट, यानी कि जिस दर पे वो उधार दे रहा है अभी तक उसको घटाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये घटाएगा उसके बाद क्या होता है, डिमांड ऑफ गुड्स, यानी कि वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। मैं समझा रहा हूं, कैसे घबराइएगा मत। वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, जैसे ही वस्तुओं की मांग बढ़ती है GDP बढ़ेगा, ठीक है ना। ये किस कंडीशन में होगा, एग्रीगेट डिमांड के स्तर की वजह से GDP गिर रहा हो। बता रहा हूँ, घबराइएगा मत। और दूसरा केस क्या बनेगा, जब हम रेपो रेट को बढ़ाएंगे, जैसे ही हम रेपो रेट को बढ़ाएंगे तो हम क्या ये उम्मीद करते हैं कि क्या लेंडिंग रेट जो है कॉमर्शियल बैंक का, यानी कि वाणिज्यिक बैंक का जो उधार देने का दर है ये भी घटाएंगे, ठीक है। ये हम लोग उम्मीद करते हैं। इससे क्या होगा, मांग घटेगा, मांग घटेगा, जी बढ़ाएंगे तो मांग घटेगा सर, नहीं बता रहा हूँ, बताइए। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई घटेगी। घबराइए मत, अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये 2 केस हम लोग लिख लिए हैं, अब इसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है।
है। रेपो दर में जब भी हम क्या करेंगे, अपने मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या हो जाएगा, जब भी एग्रीगेट डिमांड में कमी आ जाएगी। मैंने क्या बताया था, एग्रीगेट डिमांड क्या है, समग्र मांग क्या है, C प्लस किसके द्वारा दिया गया था, अच्छी रिवीजन कर रहे हो, लेकिन लेता हूं टेस्ट तुम लोग का, ठीक है। चलो देखो क्या है, क्या ही बता रहा हूं। हाँ, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, समग्र मांग। समग्र मांग क्या है, आपके अर्थव्यवस्था के अंदर उठ रही मांगे, ठीक है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, सैलरी इत्यादि, ये सब जितने भी जरूरत की मूलभूत आवश्यकताएं की चीजें हैं, समग्र मांग, जो कि उत्पादन के ऊपर निर्भर करती है। समग्र मांग बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों की आर्थिक आय बढ़ेगी। क्यों, जब उत्पादन बढ़ता है तो लोगों को रोजगार ठूस ठूस के मिलता है, समझ रहे हो आप। जैसे ही फैक्ट्रियां वगैरह बनेगी, औद्योगिकरण होगा किसी भी देश का, तो वहां पे क्या, रोजगार का सृजन होगा, ठीक है ना, रोजगार भरपूर मात्रा में। जैसे ही रोजगार आएगा, लोगों की आर्थिक आय बढ़ेगी, आर्थिक आय बढ़ेगी तो आर्थिक कल्याण का स्तर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और जीवन जीने का जो स्तर है लोगों का, उसमें सुधार देखा जाएगा। अब क्या है, आपके अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हो गई, एग्रीगेट डिमांड की घटोतरी है। अचानक से क्या हुआ, आपके अर्थव्यवस्था में मांग की कमी आ गई। 1929 का उदाहरण लेते हैं हम लोग, महामंदी का। यूरोप अमेरिका में क्या हुआ था, अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। हम जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, विकसित देश हैं, यूरोप, अमेरिका, ये सारे लोग, ये लोग क्या पूंजीवाद कॉन्सेप्ट अपनाए थे कि क्या मार्केट को एकदम फ्री छोड़ दो, मार्केट को फ्री छोड़ दोगे, ऐसे क्या होगा, ये मार्केट का, सॉरी ये कहां चला गया, अच्छा इधर, सॉरी, मार्केट का 1929 की बात हम लोग कर रहे हैं। महामंदी के दौर में क्या हुआ था कि जितने भी ये वेस्टर्न कंट्रीज थे, पश्चिमी देश थे, उन्होंने क्या किया कि पूंजीवाद के आधार पर बढ़ रहे थे, अचानक से मार्केट में डिमांड घट गई। अभी एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, अभी आप ताजा कलेक्टर बने, ठीक है ना, आपकी सैलरी 90 से 1 लाख रुपए, 90,000 से 1 लाख रुपए अप्रॉक्स वैल्यू में मान ले रहा हूँ। पहले महीने जब आप सैलरी पाओगे तो आपके अंदर इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होगा, अरे यार आईफोन ले लेता हूँ, कार ले लेता हूँ, बंगला लेता हूँ, बैंक बैलेंस ले लेता हूँ, ये वो दुनिया भर की चीजें करोगे। पहले महीने आप बहुत सारी शॉपिंग करोगे। दूसरे महीने में आप जाओगे तो आपकी एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम होगी, चलो यार मैं कलेक्टर तो हुई, कभी भी कर सकता हूँ शॉपिंग, ठीक है। इस बार क्या करता हूँ, आईफोन नहीं लेता हूँ, सैमसंग का फोन ले लेता हूँ, काम चलेगा, अगले साल देखूंगा। आपने क्या किया, पहले तो डिमांड को बढ़ाया, जैसे ही आपके पास कैश आया आपने क्या किया, डिमांड को बढ़ाया। फिर लेकिन जब आपकी आवश्यकताएं पूर्ति होने लगी, आवश्यकताएं आपके पास वो सारी चीजें अवेलेबल होने लगी जो आपको चाहिए थी मांग को बढ़ाने के लिए, आप सेटिस्फाइड हो गए हो, संतुष्ट हो। इकोनॉमिक्स क्या है, ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है, जनता की सेटिस्फेक्शन को। आप पैसे दे रहे हो, बदले में आपको क्या चाहिए, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि चाहिए। आप टाटा स्काई में रिचार्ज करा रहे हो, आपको ढेर सारे चैनल चाहिए, ठीक है ना। आप मोबाइल में डेटा डाल रहे हो, आपको फ्री में डेटा चाहिए, समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो, मुद्रा दे रहे हो, बदले में क्या ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसा जब भी अर्थव्यवस्था में होता है। 1929 में क्या हुआ था, अचानक से मांग की कमी आ गई थी अमेरिका, यूरोप में मांग की कमी आई। मांग की जैसे ही कमी आई, उत्पादन का स्तर गिरने लगा। जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह थे वो बंद होने की कगार पे आ गए थे, बंद होने की कगार पे आ गए थे। जैसे ही जब फैक्ट्रीज बंद हो गए, जहां पहले वो 10 मजदूर खटाते थे, अब 2 से 3 मजदूर में काम चलाने लगे। रोजगारी एकदम भयंकर गिरने लगी, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ने लगी, लोगों के पास पैसे कमा, अगेन मांग कम हुई, मांग कम हुई। ऐसे करते करते वो लोग मंदी के दौर में चलते जा रहे थे, जाते जा रहे थे। तभी ने किन्स वहां पे हस्तक्षेप किया, कहा क्या कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का होना बहुत जरूरी है, सरकारी खर्चों का होना बहुत जरूरी है। अगर जो अप्रत्यक्ष हाथ अर्थव्यवस्था में नहीं लगेंगे तो आर्थिक मंदी से बचाने वाला हमें कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि रिस्क कोई टेकिंग करेगा ही, कोई नीतियां बनाएगा नहीं जो जनता के आर्थिक कल्याण को सुचारू रूप से ले चलेंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जैसे ही मांग की कमी आई, आपके यहाँ क्या हुआ, मैं बताया, मांग की कमी आएगी, उत्पादन में कमी आएगी, उत्पादन घटेगा, लोगों की आय घटेगी, ठीक है ना, अगेन आर्थिक कल्याण भी घटेगा। जैसे ही आर्थिक कल्याण घटता है, फिर ये मांग घट जाती है। तो जब भी अर्थव्यवस्था में आपके इस तरीके की समस्या आती है, भारत में अगर जो मांग की कमी की वजह से जीडीपी गिरने लगता है, जो कि लॉकडाउन के अंतर्गत हुआ था। लॉकडाउन में क्या हुआ था, अचानक से सारे लोग घर में बंद हो गए थे, ठीक है। जहां पे सबको 10 रोटी खानी थी, वो सोच रहे थे यार 3 ही 4 रोटी खाओ, अगले महीने पता नहीं राशन घर तक पहुंचेगा कि नहीं, है कि नहीं, समझ रहे हो। मांग घट गया परिस्थितियों की वजह से। जब मांग घटता है तो जीडीपी भी घट जाता है। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, अगर जो उसको
अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लेके आना रहता है। वो क्या करती है, रिजर्व रेपो रेट को क्या करती है, वो घटा देती है। जैसे ही रेपो रेट को घटाती है, वो ये उम्मीद करती है कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो लेंडिंग रेट को कम करेंगे, मतलब कि जो ऋण दे रहे हैं जिस दर पे उसे कम करेंगे। आप बताओ कि आपको एक जगह ऋण मिल रहा है 8% पे, तब आप ज्यादा ऋण के प्रति इंटरेस्टेड रहोगे कि आपको 3% पे ऋण मिलेगा तब आप इंटरेस्टेड रहोगे। जाहिर सी बात है, जब दर कम रहेगा, जैसे ही ये दर कम होता है क्या होता है, वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। दर कम होगा, लोग क्या करेंगे, ऋण लेंगे, ऋण लेकर के कहीं ना कहीं निवेश करेंगे। आप लोन क्यों लेते हो, कहीं ना कहीं निवेश करने के लिए, कहीं ना कहीं लगाने के लिए, अपनी आर्थिक पूंजी को बढ़ाने के लिए। समझ रहे हो? ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जैसे ही आप ऋण लोगे और निवेश करोगे, आप किस चीज की, वस्तुओं की मांग को बढ़ावा दोगे। वस्तुओं की मांग की बढ़ावा दोगे तो तुरंत क्या होगा, उत्पादन का स्तर बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो, जीडीपी बढ़ जाएगा। मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कंट्रोल कौन हो रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था। कुछ जा रहा दिमाग में, समझ रहे हो? और दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस के अंतर्गत क्या होता है, रेपो रेट जो है उसकी दर को हम लोग बढ़ा देंगे। दर को जैसे ही बढ़ाएंगे, ये उधार का दर जो होगा वो बढ़ेगा, सॉरी ठीक है ना, ये बढ़ेगा उधार का दर। उधार का दर जैसे ही बढ़ेगा, उधार देने का जो दर जो कमर्शियल बैंक जो हमको लेंडिंग रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, अब पहले क्या था, हमको लोन मिल जा रहा था आसानी से 3% पे, अब बैंक ने बढ़ा करके 8% कर दिया। मैं लोन लेना चाहूंगा, मैं फिर से इंतजार करूंगा, अरे अब थोड़ा सा और घट जाता तो फिर ले लेता, क्योंकि भाई जनता तो चालू है। जनता को अगर जो 10,000 के फोन में, 10,000 का माइक्रोमैक्स का फोन है, अगर जो फीचर्स 8,000 के रियलमी वाले फोन में मिल जाएगा तो देशभक्ति में नहीं जाएगा, वो 8,000 का फोन खरीद लेगा, 2,000 रुपये अपना बचाएगा, भले से चाइना बना रहा है। समझ रहे हो आप? मेक इन इंडिया को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, उसके अंतर्गत हम सोचेंगे कि नहीं नहीं आज के बाद मैं चाइनीज फोन नहीं चलाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ की जनता क्या है, बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं है, हम लोग मिडिल क्लास के, हम लोग, हमारे यहाँ मिडिल क्लास की संख्या बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो? और हमारा देश चल भी रहा है मिडिल क्लासेस की वजह से। और इस मिडिल क्लास में अगर जो सुधार आ गया ना, तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा मुश्किल से 20 से 25 साल के अंतर्गत। ठीक है, इसी मिडिल क्लास के सोच के ऊपर आपको याद होगा, आज़ादी के पहले जब हमारा आज़ादी का आंदोलन शुरू हो रहा था, उसके पहले क्या हुआ था, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था। सोशियो मतलब सामाजिक, रिलीजियस धार्मिक, रिफॉर्म सुधार मूवमेंट आंदोलन, ठीक है ना। सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ था जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, विभिन्न जो थे वो क्या किए थे, पहले जनता को ये एहसास दिलाया कि अरे भैया तुम गुलाम हो। हम यही नहीं जानते थे कि हम गुलाम हैं, हमें एहसास दिलाया गया कि हम कौन है, अखंड भारत। अरे भाई हम ही लोग से सारी सभ्यता का निर्माण हुआ। सबसे पहली सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, कहाँ से थी, इंडिया से थी। तक्षशिला नालंदा ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड, जहाँ से सारे लोग आते थे पढ़ने के लिए। चाणक्य अर्थशास्त्र और राज्यशास्त्र का विशेषज्ञ, उस समय में जब लोकतंत्र नहीं था, उस समय वो ऐसी शासन व्यवस्था प्रणाली बना दिया था, चाणक्य सॉरी बना दिए थे। ठीक है, नहीं है, सम्मान देना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं ना जिनका बहुत बड़ा योगदान है राष्ट्र निर्माण में। समझ रहे हो आप? अब जब भी ऐसी पर्सनैलिटी का आप देखते हो क्या होता है, अरे मोदी जी मतलब बेसिकली अपने प्राइम मिनिस्टर का नाम इज्जत से लो, किसी पार्टी से बिलोंग करता है, लेकिन इस समय वो जिस पद पे असीन है वो आपके हित के लिए कार्य करता है। आप समझ रहे हो? पीवी नरसिम्हा थे 1990s के टाइम में प्राइम मिनिस्टर। उस समय क्या हुआ था ना, हमारे पास ऐसे ही आर्थिक संकट आ गया था, पूरा विश्व जो था मंदी के दौर से जूझ रहा था। पीवी नरसिम्हा ने मनमोहन सिंह को बुलाया, आदरणीय मनमोहन सिंह जी को बुलाया। उन्होंने कहा कि क्या कि सर देखो आप कुछ भी करो अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में लेके आओ। तो उसके पहले ना जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो लिबरलाइज नहीं थी, उदारीकरण की बड़ा कमी थी, बहुत ही हार्ड हैंड थे गवर्नमेंट के मार्केट के ऊपर। उसको तुरंत उसको उन्होंने लूज किया, वैश्वीकरण किया। उन्होंने बताया कि देखो आप भारत में क्या है ना, आप अंदर से बंद कर दियो भारत को, हमें ये नहीं पता चल रहा कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। समझ रहे हो? चाइना एकदम दनादन भागे पड़ा, जापान दनादन भागे पड़ा, वेस्टर्न कंट्री अलग भागे पड़ी है। हम इसी में परेशान है कि गरीबी कैसे जाएगा 70 साल। समझ रहे हो? तो आपके अभी अभी एकदम तगड़ा एग्जांपल क्या है आपका, अभी हमारे विदेश मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर। देख रहे हो आप, एक नेता जब पढ़ा लिखा रहता है तो कितना फायदा रहता है। विश्व के मंच पे आप भारत की इस समय भूमिका देख सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन को अगर जो आप डेली फॉलो कर रहे हो, अर्थव्यवस्था को डेली फॉलो करते हो, तो विश्व स्तर पे आप भारत का इस समय दबदबा देखोगे।
समझ रहे हो आप? तो सारी कंट्रीज ये मतलब कोशिश कर रही हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग मैक्सिमम, हमारे यहाँ जो जनसंख्या है ना दुनिया के दूसरे नंबर पे है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। दूसरे केस वाले कंडीशन के अंदर क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक से हम लोग उधार की दर की अपेक्षा कर रहे थे कि ये बढ़ेगा, जैसे ही दर बढ़ेगा यहाँ पे मांग घटेगी। क्यों? क्योंकि लोग ऋण लेना कम कर देंगे, ऋण लेना कम करेंगे, मांग में घटावा आएगा। उसके बाद क्या, जैसे ही मांग घटेगी, महंगाई का स्तर अगर जो बढ़ा हुआ है, महंगाई क्यों बढ़ती है? जब मांग आवश्यकता से अधिक बढ़ने लगती है, आपने मांग को ही छाड़ दिया, महंगाई घटेगी। समझ रहे हो आप? सिर्फ एक दर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है, जीडीपी को भी बढ़ा दे रही है और किसको, महंगाई को भी कंट्रोल कर ले रही है। मौद्रिक नीतियों का फायदा समझ में आ रहा है? यही रेपो रेट है, ठीक है ना। अब रिवर्स रेपो रेट देख लेते हैं। अभी स्पीड सही है, समझ में आ रही चीजें? चलिए, बहुत मेहनत करने में तभी मजा आता है ना जब मेहनत का कोई फल निकले, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो रेट। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जब भी मार्केट से तरलता को एब्सॉर्ब करना रहता है, तो ये इस दर का इस्तेमाल करती है, ठीक है। जब भी ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहे कि अर्थव्यवस्था के अंदर से तरलता को हमें लेना है, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा कैश फ्लो हो गया है, ठीक है, कैश फ्लो को हमें घटाना है, तो हम उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स रेपो दर लगाएंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखिए, रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये देखती है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो कैश फ्लो है, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तरलता जो है अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एग्जाम्पल के लिए कोविड-19 का टाइम आप देख लीजिए, अरे कोविड-19 कह रहा हूँ, डिमोनेटाइजेशन का टाइम। डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था, सारी जितने भी जमा धनराशि थी, ठीक है, 500,000 की, वो डायरेक्टली बैंक के पास चली आई थी। पहले क्या था, जो पैसे मतलब जनता के पास होल्ड कर दिए गए थे, वो भी अब बैंक के पास आ गया था, बैंक के पास तरलता की बहुत ज्यादा मात्रा हो गई थी। ऐसे कंडीशन में जब भी ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रहेगा कि तरलता की मात्रा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बढ़ रही है, तो वहां पे क्या, वो रिवर्स रेपो दर का इस्तेमाल करेगा, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी प्रतिभूतियां वापस देगा, किसे, बैंक को, और उससे वापस क्या लेगा, तरलता, ठीक है ना, जो अधिक हो गई है अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है। इसमें भी दो तरह के केसेस बनेंगे, दो तरह के केसेस जो बनेंगे वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला जो केस है उसमें रिवर्स रेपो रेट को अगर जो गवर्नमेंट बढ़ा देती है, क्या सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसके ऊपर सरकार सिक्योरिटी ले रही है कि नहीं, अगर जो आपका नुकसान होगा तो मैं इसका भार वहन करूंगा, समझ रहे हो। जैसे नोट क्या हो गया, लीगल टेंडर हो गया, इस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सिक्योरिटी ली जा रही है कि अगर जो आप उस नोट का उसके फेस वैल्यू का जितना लेके जा रहे हो जाओगे, उसके बराबर आपको तरलता प्रदान की जाएगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या हो गया, वही सिक्योरिटी कौन लेगा, गवर्नमेंट, सरकार लेगी, ठीक है। पहला जो केस है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएगी, तो जो डिपॉजिट होगा कॉमर्शियल बैंक का, वाणिज्यिक बैंकों का, वो बढ़ेगा,
और दूसरा केस क्या है, रिवर्स रेपो रेट जब घटाया जाएगा तरलता के स्तर में बढ़ा। दो केसेस होंगे रिवर्स रेपो रेट के भी कंडीशन में। पहला जो केस होगा जिस कंडीशन में रिवर्स रेपो रेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बढ़ा देगी, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो मतलब ये जो कॉमर्शियल बैंक है ज्यादा से ज्यादा तरलता देगी किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। जब भी बैंक अपनी तरलता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देगी, ऐसे कंडीशन में उसके पास तरलता कम होगा कि नहीं। अब सपोज दैट मैं एक बैंक हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, 1 करोड़ में से मैं अगर 30 लाख दे दे रहा हूँ किसको, आरबीआई को, तो मेरे पास कितने बचे, 70 लाख। अब मैं 70 लाख में बिजनेस करूंगा, ठीक है, आरबीआई ने दर बढ़ा दिया, 30 की जगह मुझे 50 जमा करना पड़ रहा है। 1 करोड़ से 50 लाख दे दिया किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, मेरे पास कितने बचे, 50। मैं ज्यादा बेहतर बिजनेस 70 में करूंगा या फिर 50 में करूंगा, 70 में, ठीक है ना। तो कौन बोला 50? नहीं बोल दिया क्या? देखो, जब भी ऐसा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जब कम इंटरेस्ट में जमा करेंगे, मतलब कि जब 70 लाख हमारे पास होगा तब हम ज्यादा बेटर बिजनेस कर पाएंगे, लेकिन 50 लाख की पूंजी में कम बिजनेस कर पाएंगे। जब भी हम रिवर्स रेपो रेट बढ़ाते हैं, यहाँ पे बैंक ज्यादा से ज्यादा तरलता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देती है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, रिजर्व बैंक के पास खुद तरलता कम बचती है। जब उसके पास तरलता कम बचेगी तो वो कम से कम साख निर्माण कर पाएगा, कम से कम लोन बांट पाएगा, जितने भी अपने बैंकिंग ऑपरेशन कर रहे हैं वो कम से कम कर पाएगा। समझ रहे हो आप मौद्रिक नीति में। दूसरे केस में क्या होगा, जब आप घटाते हो तो ज्यादा से ज्यादा तरलता होगा किसके पास, बैंक के पास, और वो ज्यादा से ज्यादा आर्थिक कल्याण कर पाएगी, ज्यादा से ज्यादा अच्छा बिजनेस कर पाएगी, ठीक है। तो जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये देखती है कि अर्थव्यवस्था के अंदर बैंकों का कैश फ्लो बढ़ गया है, कैश फ्लो बढ़ गया है, ठीक है ना, तरलता की मात्रा बढ़ गई है, जब भी तरलता की मात्रा बढ़ जाती है तो रिवर्स रेपो रेट लगाती है ताकि तरलता को वापस एब्जॉर्ब कर सके। और रिवर्स रेपो रेट जब घटाती है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो तरलता की मात्रा बैंकों के पास होती है वो बढ़ जाती है और बैंक बेहतर परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, जब तरलता की मात्रा कम हुई तब, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट समझ में आया। अब हम लोग आते हैं एमएसएफ रेट पे। हाँ, हो सकता है, डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे, ठीक है ना, परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है ना, डिपेंड कर, जैसे कि अभी 6% है रेपो दर, ये रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है ना। नहीं, एनडीटीएल तो आपको मेंटेन ही रखना है, वो आपको मेंटेन रखना है, कभी भी आपके पास डिमांड आ सकता है, कभी भी मांग आ सकता है, वो मेंटेन रखना पड़ता है। अब सपोज दैट आप हैं, मैं हूँ, आप गए 5,000 रुपये बैंक में जमा कर दी, मैं क्या 10,000 रुपये जमा कर दिया, अब उसको 15,000 रुपये रखने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं आप चली गई शाम को एटीएम से 5,000 निकाल ली, मैं चला गया शाम को एटीएम से 10,000 निकाल दिया, तो उसके पास रहने तो चाहिए। वो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, उस समय पे जितनी मतलब हमको कैश की जरूरत है वो उतना मेंटेन रहना चाहिए, वो उतना हमारे पास अवेलेबल रहना चाहिए। एनडीटीएल का ही है, जितना एनडीटीएल रहता है उसका कुछ भाग रखता है, जिसको सीआरआर और एसएलआर कहते हैं, ठीक है ना, तरलता और कैश के फॉर्म में। तो रेट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेट लगाएगी उसके आधार पे, ठीक है, तो देखेंगे। करंट अफेयर के अंतर्गत क्या था, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ गया है। रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, जब भी गुड्स और सर्विसेज की चार्जेस बढ़ती हैं, जब भी सामान वस्तुओं की कीमतें वगैरह बढ़ती हैं, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है ना, वस्तुओं की कीमतों में जब इजाफा आता है। अभी कितना पहुंच गया है, 7%,
इसको कितने तक रहना चाहिए था 6%। ये किसको मेंटेन करना है आरबीआई को। रिटेल इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इस बार हो सकता है पूछे प्रीलिम्स में। पिछले बार ही पूछने वाला था लेकिन नहीं पूछा, ठीक है, धोखा दे दिया, ठीक है। तो दूसरा जो न्यूज़ था, राजस्थान में मनरेगा जैसे था, लोगों को जो 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता था, ठीक है ना, उसी तरीके का एक स्कीम। क्या हाँ, अर्बन और रूरल का अलग अलग डेटा है, बता दूं, मुझे लगा न्यूज़पेपर इतना तो देखोगे यार। तो रूरल में है 6.8% पे, अर्बन में है 6.7, ठीक है ना। इतना रिटेल इन्फ्लेशन का दर रूरल और अर्बन एरिया में पहुंच गया है। अर्बन, शहरी, रूरल, देहात, ठीक है। उसके बाद फॉरेक्स वाली बात तो मैंने डिस्कस कर ही ली है कि 2 साल में सबसे कम की स्थिति पे आ गई, $553 पे आ गई है, ठीक है। तो उसके बाद और क्या डिस्कस करना था, राजस्थान में राजस्थान सरकार द्वारा रोजगार बांटने का एक नया स्कीम लागू किया गया है, जो है द इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो मनरेगा के आधार पे ही है, 100 दिन का रोजगार प्रदान करेगी वहां के लोकल लोगों को। ऐसी जो भी स्कीम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जा रही है, जो रोजगार से रिलेटेड हो, जो जनता के आर्थिक कल्याण से रिलेटेड हो, जो या तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के रिलेटेड हो, ऐसी योजनाएं आप अपनी कॉपी में उतारते जाएंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाती है करंट अफेयर, ठीक है ना। आपके करंट अफेयर में क्या है, जितने ये स्टैटिक टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो नया इजाफा हुआ है वही आपको जानना है। करंट अफेयर कोई बहुत ज्यादा बड़ा हैवी बर्डन वाली चीज नहीं है। पता मैं देखता हूँ जो भी मतलब रहते हैं लोग करंट अफेयर को इतना तवज्जो दे देते हैं, जो कि हमें देना नहीं है। आपका स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। 3 स्टेज होता है प्री मेंस इंटरव्यू, सबसे पहले लोग प्री की तैयारी करते हैं ना, नहीं तो बहुत स्मार्ट लोग रहते हैं पहले मेंस की तैयारी करते हैं। इन दोनों की तैयारी पहले नहीं करनी चाहिए, पहले इंटरव्यू की तैयारी करो। पूछो क्यों यार, जब तक वो पर्सनालिटी नहीं बनोगे ना कि जो आईएएस ऑफिसर बन सकता है, तब तक पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है। आपको आंतरिक रूप से अपने आप को डेवलप करने का, ठीक है। अभी क्या हुआ था, मैं 2 से 3 साल पहले बहुत ज्यादा जोश में आया था, इसी कॉलेज के अंतर्गत सेमिनार्स वगैरह ले रहा था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह पे। मैं कहा था कि जितने भी लोग उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स। मैं सेमिनार रखा था, वहाँ पे 3 बच्चे बस आए थे। समझ रहे हो, मैं समझ गया कि यहाँ के लोगों को भी नॉलेज की कितनी आवश्यकता है। इसीलिए जो मैं अपने टीचिंग की स्किल्स रखता हूँ, जितनी भी टीचिंग की लाइन में, पॉइंट टू पॉइंट और एकदम फैक्ट वाइज रखता हूँ। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं एनालिटिकल वे में चीज़ों को समझने की आदत है, लेकिन सर ने बताया कि आप लोग को समझने में दिक्कत हो रही है, स्पीड ज़्यादा हो रहा है। आज कैसा था माहौल, सही है, मुझे जैसा कहोगे वैसा पढ़ा दूंगा भाई, ठीक है। तो उसमें क्योंकि कम्युनिकेशन ही करना है यार, जितना बेटर आप कर लो, समझ रहे हो। आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कल शुरू करेंगे। रिटेल इन्फ्लेशन हम लोग इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में डिटेल में समझा जाएगा, अच्छा टॉपिक है। जैसे लोकल लेवल पे जब वस्तुओं का रेट बढ़ता है, वस्तुओं का सामान का, जैसे टमाटर का रेट अचानक से बढ़ गया, तो ये सारी रिटेल इन्फ्लेशन के अंतर्गत आ जाएगा। चलती फिरते हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, रोजमर्रा की जिंदगी, ठीक है, इसको बंद कर दीजिए।